नमस्कार, एनएससी 9 न्यूज देख रहे हैं आप साया के साथ। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा के हंगामे के बीच बीजेपी सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विदेश में पढ़ने वाले बच्चों को माता पिता की सुध भी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि माँ बाप को भारत में तड़पता छोड़कर विदेश का आनंद लेने वालों को पासपोर्ट रद्द किया जाना चाहिए। इसी के साथ माँ बाप से हर 6 महीने के बाद संतुष्टि प्रमाण पत्र भी लिया जाना चाहिए। उन्होंने बहुत ही अहम मुद्दा उठाया। आगे उन्होंने कहा कि विदेशों में पढ़ने वाले बच्चे अपने माता पिता को अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि वहां काम करने वाले लोग अक्सर महंगे मिलते हैं और बच्चे थोड़े दिन बाद उनकी यादों से धूमिल हो जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि सांसद का आखिर किस ओर निशाना है। करोड़ महोदय, इस देश के 3.5 करोड़ लोग विदेशों में जाकर के रहते हैं। उनके माँ बाप, सास ससुर अधिकांशतः इसी भारत में रहते हैं। ये जो भी बाहर और विदेश पढ़ने गए और नौकरियां किया, वो सिर्फ अपनी योग्यता के आधार पर गए हैं, ऐसा नहीं है। माँ बाप अपना पेट काट करके, अपना सुख त्याग करके और कभी कभी विदेश भेजने के लिए अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके उनके विदेश जाने की व्यवस्था करते हैं। वो इतने शिक्षित हुए हैं, उसके लिए भारत सरकार की, किसी की भी सरकार हो, उसने जो एक सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था की है, उसका भी योगदान होता है। शुरू में जब ये विदेश जाते हैं तो माँ बाप की चिंता करते हैं। उनके बच्चे होते हैं तो माँ बाप को, सास ससुर को बुला लेते हैं, क्योंकि वहाँ देख रेख करने वाले लोग बड़े महंगे मिलते हैं। समय बीतता है, धीमे धीमे वो उनका लगाव अपने माँ बाप के प्रति घटता चला जाता है। मैं आपको इंदौर की एक घटना बताऊंगा। 20 दिन पहले एक ऐसे व्यक्ति के पिता की मौत हो गई। 30 दिन पे 1 महीना पहले मौत हो गई और 20 दिन पहले उसके माँ की मौत हो गई। दोनों माँ बाप का शरीर सड़ता गया, गलता गया, चमड़ी की तरह पतल करके हड्डी हड्डी हो गया। उनके बच्चे कभी लौट करके उनके पास नहीं आए। दिल्ली में भी ऐसी ही घटना हुई। 24-25 के आंकड़े बताते हैं कि ऐसी तकरीबन 500 घटनाएं इस देश में ऐसी होती हैं जिनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं और जीवन के अंतिम काल में उनके जीवन का सारा सुख चला जाता है और पीड़ांतक मौत उनको अकेलेपन में प्राप्त होती है। सरकार ने एक नियम बनाया था, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में। यह एक्ट करीब एक दंतहीन एक्ट था। माँ बाप अगर कोर्ट में जाकर कहेंगे तब उनको सुविधा मिलेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री से आग्रह करूँगा, जो लोग विदेश जाते हैं उनसे एक एफिडेविट लिया जाए कि वो विदेश जाने के बाद अपने माँ बाप के अपने आय का एक निश्चित हिस्सा अपने माँ बाप की देखरेख के लिए अवश्य देंगे। माँ बाप के देखरेख के लिए केयर टेकर की नियुक्ति करेंगे। माँ बाप के हेल्थ इंश्योरेंस का प्राविधान करेंगे और कम से कम हफ्ते में 1 बार अपने माँ बाप से फ़ोन पर बात जरूर करेंगे। यह भी प्राविधान किया जाना चाहिए कि हर 6 महीने में माँ बाप से एक सर्टिफिकेट लिया जाए, सर्टिफिकेट ऑफ फुलफिल्ड ऑब्लिगेशन। और जो माँ बाप इस प्रकार के ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट्स नहीं देते हैं, भारत सरकार को ऐसे लोगों का पासपोर्ट निरस्त करना चाहिए और उन्हें वापस भारत में बुला लेना चाहिए। मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ। धौलपुर से खबर है, जहां ग्राम दलेल का पूरा थाना राजखेड़ा में 6 जुलाई 2025 को गठित गंभीर एवं संदिग्ध आपराधिक घटना के मामले में दर्ज प्रकरण संख्या 223/2025 की जांच को लेकर अखिल भारतीय गाडरी बघेल महासभा धौलपुर ने कड़ा रुख अपनाया। महासभा ने मुख्यमंत्री राजस्थान के नाम एक विस्तृत ज्ञापन पुलिस अधीक्षक विकास सागवन को सौंपते हुए उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच और संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की। महासभा के पदाधिकारियों का आरोप है कि घटना को 7 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद न तो किसी आरोपी की प्रभावी गिरफ्तारी की गई है और न ही ठोस साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच की गई है। संगठन का कहना है कि पीड़ित परिवार आज भी न्याय की प्रतीक्षा में है, जबकि पुलिस प्रशासन की भूमिका अत्यंत लापरवाहीपूर्ण और पक्षपातपूर्ण प्रतीत हो रही है।
ज्ञापन में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि घटनास्थल से महत्वपूर्ण भौतिक और वैज्ञानिक साक्ष्यों का समय पर संकलन नहीं किया गया, जिससे साक्ष्य नष्ट होने की आशंका बताई जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्षदर्शियों, स्थानीय ग्रामीणों और पीड़ित परिवार के आवश्यक बयान दर्ज नहीं किए गए हैं। महासभा ने मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप कर मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने, दोषी अपराधियों को निलंबित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। आपको जानकारी दे दें, साथ ही चेतावनी दी गई है, यदि समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन व्यापक जन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। हमारे समाज के एक युवा की संगठित मौत हुई है। उसमें 2 जनों को हमने FIR में नाम दिए थे। पुलिस ने उसमें हमें कोई अभी तक न्याय नहीं दिया। कोई कह रहा है, पुलिस कह रही है आकाश बिजली से हुआ है उसका मर्डर, कोई कहता है कि एयरपोल से हुआ है। तो इन्होंने ऐसे निर्णय कैसे दे दिया बिना आकाशीय बिजली का, बिना मौसम विभाग की रिपोर्ट के? कैसे पुलिस प्रशासन ने निश्चय कर दिया, निर्णय ले लिया कि मौसम विभाग की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, जब तक कि कैसे घोषणा कर सकते हैं कि ये आकाशीय बिजली से इसकी मृत्यु हुई है? हमें न्याय चाहिए। हमारे धौलपुर से खबर है, जहां बाड़ी उपखंड के फोदे का पुर गांव में बुधवार को एक शिकायत की जांच के लिए स्वयं जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी मौके पर पहुंचे। ग्रामीण की ओर से विद्युत पोल क्षतिग्रस्त होने की शिकायत की गई थी, जिस पर कलेक्टर ने तत्काल विद्युत निगम अधिकारियों को पोल बदलने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर की नज़र कुछ दूरी पर लगे एक अन्य विद्युत पोल पर पड़ी, जहां से संदिग्ध तरीके से तार खींचा हुआ दिखाई दिया। इस पर कलेक्टर ने टीम के साथ संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचकर जांच कराई। जांच में सामने आया कि संबंधित व्यक्ति के नाम से कोई वैध विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया है। इसके बावजूद उसने अवैध रूप से पोल गाड़कर सीधे सप्लाई लाइन से तार जोड़कर बिजली चोरी कर रखी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए विद्युत निगम की टीम ने तुरंत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, जिला कलेक्टर ने भी विद्युत निगम अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी और लोकसभा में कहा कि मैं सरकार से ऑपरेशन इंसाफ शुरू करने का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा कि ट्रंप को 6 फरवरी एक्सक्लूसिव ऑर्डर कोर्ट कर रही था। रूस ने डायरेक्टर या इनडायरेक्ट तेल लेंगे तो वे 25% टैरिफ लगा देंगे। उन्होंने कहा कि आखिर कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला बैठकर हमको बोलने वाला? इस मुल्क को इसलिए आज़ाद कराया था कि वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर बोलेगा। सर आप आ जाइए यूएस ट्रेड डील पर। जो ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6 फरवरी का निकाला, सेक्शन 4 कोट कर रहा हूं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम रशिया का ऑयल लेंगे तो 25% लगा देगा। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर हमको बोलने वाला? किस हमने इस मुल्क को आजाद इसलिए करवाया था कि वहां बैठकर बोलेगा मैं जिससे चाह तेल खरीदूंगा। तुम होते कौन हो? तुम मेरे माई बाप हो क्या? आप 25% लगाएंगे सर। और वर्ड क्या इस्तेमाल किया? इंडिया। यानी अब नायरा जो है नायरा कंपनी बंद हो जाएगी और हमको मॉनिटर करेंगे, आप भारत को उस पर ओवरसाइट करेंगे। अफसोस की बात है कि सरकार खामोश है। सर 2019 में ईरान का ऑयल मत लो, बोले आपने गलती की, आपने ईरान का ऑयल नहीं लिया। तो अमेरिका ने कहा कि इराक से लो, कंपेरेबल रेट पे, कंपेरेबल रेट पे, मार्केट रेट, नॉमिनल प्राइस पे नहीं। आज यूएस कह रहा है कि मोनोपोली रेट पे लो। कहां है सर? क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना गिर रहे हैं गोरी चमड़ी वाले के सामने? आखिर हमारी हमियत कहां है सर? और एक बात बता रहा हूं सर, ये यूएस ट्रेड डील से यूरोपियन कर 2 मिनट सर, यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी से हमारा पीएलआई का पूरा असर पड़ेगा क्योंकि आपने टैरिफ गिरा दिया।
आपने टैरिफ गिरा दिया मेडिकल डिवाइसेस पर, आपने टैरिफ गिरा दिया सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पर, तो यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स आएंगे, तो डीइंडस्ट्रियलाइजेशन का खतरा है इस मुल्क में। सर, यू आर बी साइनिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अ फोर्स परचेज ऑर्डर। सर, बांग्लादेश से यूएस ने कह दिया कि हमसे कॉटन खरीदो, जीरो टैरिफ। सर, भिवंडी, मालेगांव, बनारस के पावरलूम का क्या होगा? 70%। धौलपुर से खबर है, जहां दिहोली थाना पुलिस ने गुम और खोए हुए मोबाइल फोनों को बरामद में उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए 25 मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को सुपुर्द किए हैं। इस कार्रवाई में क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है और पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में की गई है। थानाधिकारी राहुल कुमार के नेतृत्व में कांस्टेबल मनोज कुमार की टीम ने पिछले 5 महीनों में लगातार प्रयास करते हुए CEIR पोर्टल के माध्यम से इन मोबाइल फोनों को ट्रेस कर बरामद किया है। पुलिस के अनुसार बीते लगभग 1 वर्ष के दौरान दिहोली थाना पुलिस द्वारा कुल 84 गुम मोबाइल फोन ट्रेस कर उनके असली मालिकों को लौटाए जा चुके हैं। यह उपलब्धि तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग और पुलिस टीम की सक्रियता का परिणाम है। मोबाइल वापस मिलने पर मालिकों ने दिहोली पुलिस का आभार व्यक्त किया है। वहीं कई लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए थैंक यू दिहोली पुलिस कहकर पुलिस टीम को धन्यवाद दिया है। पुलिस अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि मोबाइल गुम होने की स्थिति में तुरंत संबंधित थाने में सूचना दें और CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं ताकि शीघ्र कार्रवाई की जा सके। इलाका थाना क्षेत्र दिहोली के पिछले 5 महीनों में 25 मोबाइल फोन के गुम होने पर CEIR पोर्टल के माध्यम से कांस्टेबल मनोज कुमार द्वारा उनको ट्रेस कर बरामद किया गया और बरामदगी के पश्चात उनको संबंधित मालिकों को सुपुर्द किया गया। पिछले 1 साल में कुल 84 फोनों को CEIR पोर्टल के माध्यम से कांस्टेबल मनोज कुमार द्वारा ट्रेस कर उनके बरामदगी के पश्चात संबंधित मालिकों को सुपुर्द किया गया। धौलपुर में करीब 9 साल पुराने हत्या के प्रयास के प्रकरण में जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर ने फैसला सुनाते हुए 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामला धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव जारोली का है, जहां 30 मार्च 2017 को कोलारी थाने में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया गया था। वहीं इस मामले में डीजे कोर्ट धौलपुर के PC शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि घटना के बाद हत्या के प्रयास का मुकदमा कोलारी थाने में दर्ज कराया गया, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया, जिसका मामला विचाराधीन था। इसी प्रकरण में डीजे कोर्ट ने न्यायाधीश संजीव मागो ने बुधवार 11 फरवरी को सुनवाई करते हुए मामले में दोषी सिद्ध होने पर 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण में न्यायाधीश ने जारोली गांव के भागीरथ भूरा उर्फ भूरी सिंह, प्रदीप, राम भरोसी, टीकम सिंह और राम प्रकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। परवादी जितेंद्र ने थाना कोलारी में जाकर एक मुकदमा दर्ज कराया कि दिनांक 30/7/2017 को शाम के 5 बजे की बात है। उसके भाई रूपेश के घर मुलजमान भागीरथ, भूरी सिंह, प्रदीप, राम भरोसी, टीकम व राम प्रकाश ने आकर हथियारों से लैस होकर हमला कर दिया है और उनके साथ मारपीट की है रूप सिंह और उनकी पत्नी अनीता के साथ, जिस पर उनके चिल्लाने पर विजेंद्र, जितेंद्र व नवीन भागकर आए तो राम प्रकाश ने जान से मारने की नीयत से कट्टे से फायर किया, जो गोली विजेंद्र के पेट में लगी तथा पीठ से निकल गई। दूसरा फायर टीकम ने किया, जो नवीन के सीने में गोली लगी, जिसका विचारण न्यायालय श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश के यहाँ चल रहा था, जिसमें आज जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमान संजीव मागो जी द्वारा फैसला सुनाते हुए मुलजिम भागीरथ, भूरी सिंह, प्रदीप, राम भरोसी, टीकम, राम प्रकाश निवासी जारौली थाना कोलारी को धारा 307 का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। परवादी जितेंद्र ने थाना कोलारी में जाकर एक मुकदमा दर्ज कराया
कि दिनांक 30/7/2017 को शाम के 5 बजे की बात है। उसके भाई रूपेश के घर मुलजिमान भागीरथ भूरी पिछले कई साल से धौलपुर जिले में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिससे आमजन भारी परेशान है। इसे लेकर लगातार आमजन और मीडिया द्वारा मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार ने अपने बजट में धौलपुर को झुंझुना पकड़ा दिया, जिस कारण धौलपुर जिले के लोगों को राजस्थान की भाजपा सरकार से निराशा हाथ लगी है। लोगों में बजट को लेकर गुस्सा है। हालांकि भाजपा नेता इस बजट को अच्छा बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस के नेताओं ने इस बजट को बेहद निराशाजनक बताया। आपको बता दें कि पिछले साल के बजट में भी राज्य सरकार ने धौलपुर को कुछ भी खास नहीं दिया था। वहीं धौलपुर शहर की करीब 2 दर्जन कॉलोनी के लोग पिछले कई सालों से जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ लोगों का जीवन नर्क जैसा बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से पेश किए गए राजस्थान के बजट में इन कॉलोनियों के लिए बजट देना तो दूर की बात रही, कोई चर्चा तक नहीं की गई। इसके अलावा धौलपुर शहर में नेशनल हाईवे की सर्विस रोड के हालात बद से बदतर हो गए हैं। यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल कार्य है। एक साइड में तो इतने गड्ढे हो गए हैं कि लोगों में इधर से निकलना ही बंद कर दिया है। यहाँ रहने वाले लोगों को तो नरक जैसे हालातों का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में स्थित जगन टॉकीज के पास बुधवार शाम करीब 7 बजे उस समय अफरा तफरी मच गई, जब एक युवक पर 4-5 युवकों ने अचानक फायरिंग कर दी। घटना की सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन चुका है और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक मुस्तकीन ने बताया कि उसका कुछ बच्चों के साथ विवाद को लेकर निखिल नामक युवक से कहासुनी हो गई थी। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद निखिल 4-5 युवकों के साथ वापस लौटा और मुस्तकीन पर फायरिंग कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में भगदड़ मच गई। घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिटी कृष्णराज जांगीड़, थाना प्रभारी अमित शर्मा सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। फायरिंग की इस घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। धौलपुर जिले में गुरुवार से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं शांतिपूर्ण माहौल से शुरू हो गई हैं। पहले दिन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की खासी भीड़ देखने को मिली। सभी विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र की जांच के बाद ही अंदर प्रवेश दिया गया। परीक्षा केंद्रों के बाहर अभिभावकों की भी भीड़ देखी गई। केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं परीक्षार्थियों की सघन जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा कक्ष में बैठने की अनुमति दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि परीक्षा को नकल मुक्त और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं। परीक्षा से पहले दिन छात्र छात्राओं के समय से पहले ही केंद्रों पर पहुंच गए थे। वहीं परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुई है।
कुरुक्षेत्र के गांव ज्योतिसर के समीप दो गाड़ियों की टक्कर हो गई। इस टक्कर में एक पिकअप गाड़ी नहर में गिर गई। इस दुर्घटना में कोई भी जानहानि की कोई सूचना नहीं मिली है और पिकअप गाड़ी का चालक व हेल्पर दोनों सुरक्षित हैं। वहीं प्रत्यक्षदर्शी बाइक चालक ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क पर एक गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी की वजह से यह हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में दो गाड़ियों की टक्कर हो गई है और एक गाड़ी नहर में गिर गई। उन्होंने कहा कि नहर में गिरने से पहले ही पिकअप गाड़ी में सवार चालक व हेल्पर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। मौके पर पहुंची चौकी इंचार्ज संदीप ने बताया कि सूचना पर वह तुरंत मौके पर पहुंचे थे और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस दुर्घटना में चालक और हेल्पर को मामूली चोटें आई हैं, जिनको अस्पताल भिजवा दिया गया है। अभी गाड़ी को नहर से बाहर निकालने का प्रयास जारी है। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सुरेंद्र सिंह मदान के आकस्मिक निधन से हरियाणा की राजनीति में शोक की लहर छा गई है। 73 वर्षीय सुरेंद्र मदान का एक पारिवारिक समारोह के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज कैथल के प्रताप गेट स्थित कल्याण भूमि में किया गया। इस दुखद मौके पर राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला और कैथल विधायक आदित्य सुरजेवाला अंतिम संस्कार में शामिल हुए। दोनों नेताओं ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार को सांत्वना दी। सुरेंद्र मदान जी मंत्री भी थे, विधायक भी थे, शहर के नेता भी थे, पर उससे बढ़कर मेरे लिए तो बड़े भाई थे। उनका सरल स्वभाव, मृदुभाषी, सरलता की प्रतिमूर्ति और हमेशा कैथल की तरक्की के लिए सोचने की उनकी आभा, उनकी इच्छा। पिछले हफ्ते भी बड़ी लंबी बात है, किस प्रकार से सामाजिक ताना बाना तोड़ने की साजिश के खिलाफ हमें इकट्ठे होकर लड़ना है और कैथल के विकास के लिए लंबी बात हुई। उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे हमें छोड़कर चले जाएं। पूरे शहर के बच्चे को बहुत गहरा आघात लगा है। मुझे नहीं लगता कि ये शहर और इलाका इस क्षति को कभी पूर्ण कर पाएगा। उम्मीद है कि परिवार को इतने सारे शहर के और गांव के इलाकों से आए हुए लोगों ने जो अपना विश्वास परिवार में जताया है, उससे थोड़ा सा उनका दुख, थोड़ा सा दुख, एक क्षणिक दुख बांटने में शायद इस कमी से थोड़ी परिवार को मदद मिले। सुरेंद्र मदान जी को साइबर सिटी के सेक्टर 12 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला नोडल अधिकारी RS भाट के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे बुलडोजर ने देखते हुए अवैध साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। लंबे समय से HSVP की जमीन पर भूमाफियाओं और अवैध कब्जाधारियों ने कुंडली मार रखी थी। यहाँ 100 से ज्यादा अवैध झुग्गियां खड़ी कर दी गई थी। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकारी जमीन पर अब किसी की मनमानी नहीं चलेगी। नशे के कारोबार का ब्लैक होल बन चुकी इन झुग्गियों पर की गई कार्रवाई सिर्फ जमीन खाली कराने तक सीमित नहीं थी। खुफिया इनपुट्स के अनुसार इन झुग्गियों की आड़ में नशे का काला कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा था। जिला नोडल अधिकारी ने साफ कर दिया कि गुरुग्राम की सड़कों और जमीन पर नशाखोरों के लिए कोई जगह नहीं है। कार्रवाई के दौरान RS भाट ने एक कड़ा और मानवीय रुख अपनाते हुए कहा कि हम किसी गरीब का निजी सामान नहीं तोड़ेंगे, लेकिन सरकारी जमीन पर 1 इंच अवैध कब्जा भी नहीं छोड़ेंगे। गुरुग्राम को नशाखोरों और कब्जाधारियों से मुक्त कराकर ही हम दम लेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध कब्जा धारक या तो खुद जगह खाली कर दें, वरना अगला नंबर उनका ही है। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां भारत में पहली बार म्यूजिकल रोड बनाई जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि अगर आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो जय हो
गाना बजेगा। आने वाले समय में और भी गाने डाले जाएंगे। यह सड़क मुंबई के छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड है, उस पर लगाया गया है। जानकारी दे दें कि हंगरी की टेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप किया गया है। इसे आप मेलोडी रोड भी कह सकते हैं। तैयार करने का फैरन जारी जो काउंसिल जनरल है हंगेरी के, वो भी हमारे बीच उपस्थित है। और मुंबई में पहली बार या शायद देश में पहली बार एक मेलोडी रोड तैयार करने का प्रयास हुआ है। हंगेरी की ये टेक्नोलॉजी है और इसको इस हमारे जो छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड है उसके ऊपर उसको लाया गया है, जिसमें जो मार्किंग्स किए गए हैं, इन मार्किंग्स पर जब गाड़ी करीब 60 की स्पीड से चलती है तो उस समय हमको म्यूज़िक सुनाई देता है, संगीत सुनाई देता है। अभी उसमें हम लोगों को जय हो जो गाना है वो गाना सुनाई दे रहा है। अलग अलग प्रकार का संगीत उसमें हम लोग कर सकते हैं। अभी 500 मीटर का एक स्ट्रेच, आधे किलोमीटर का इस पर तैयार हुआ है और इसकी सफलता को देखते हुए और उसमें जो लर्निंग्स है उसके आधार पर इस रोड पे आगे भी मेलोडी रोड तैयार करने का विचार हम लोग करेंगे। अब तक की बड़ी खबर सामने आ रही है जेफरी एप्स्टीन से संबंधित। जी हां, एप्स्टीन की शिकार पीड़िताओं ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। पीड़िताओं ने कहा है कि वह जल्द ही उनके नाम सार्वजनिक करेंगी जिन्होंने उनके साथ गलत किया। उनका चेहरा बेनकाब करने वाली है। इस बयान के आने के बाद भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भूचाल मच गया है। अमेरिका, रूस, चाइना सबके चेहरे सख्ते में आ गए हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले में किस किस का नाम आता है। No one else is involved. Stay tuned for more details. And also, I would like to announce here today, us Epstein survivors have been discussing creating our own list. We know the names. Many of us were abused by them. Now, together as survivors, we will confidentially compile the names we all know who were regularly in the Epstein world. And it will be done by survivors and for survivors. No one else is involved. Stay tuned for more details. And also, I would like इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।